नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, जैसा कि एडवांस मैथ में हमने ज्योमेट्री में ट्रायंगल स्टार्ट किया था और ट्रायंगल की आज लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक, फिर हम उसके बाद में ट्रायंगल के अगला जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आज के जो लेसन नंबर हमारा 17 है, जो लास्ट लेक्चर है किसका, ट्रायंगल का, इसमें हम पढ़ेंगे सीक्वेंस और मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सीक्वेंस क्या होता है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि किसी मैथमेटिशियन का नाम था, तो उसके नाम के आधार पर किसी एक लाइन को सीक्वेंस बोला गया है क्या ये मैं बताऊंगा। सारा का सारा पॉइंट आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ मास पॉइंट ज्योमेट्री है। मास पॉइंट ज्योमेट्री कहाँ काम में आती है, 2017 एसएससी प्री का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो हम सिमिलरिटी से कर सकते हैं, लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री यदि हमें पता हो तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो तरीका बेहद आसान बन जाता है। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट आप में ऐसे होंगे जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री को, क्योंकि हमने भी पहले इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था इसके बारे में, क्योंकि सिमिलरिटी से क्वेश्चन बन जाते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी यदि हम इसको समझ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बहुत आसान बन जाते हैं। लास्ट लेक्चर है एडवांस मैथ में ज्योमेट्री का, ट्रायंगल का लास्ट लेक्चर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इससे पहले आपने सारे लेक्चर देखे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। कोई स्टूडेंट पहली बार भी देख रहा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं आया है। मैं पूरी तरीके से बहुत अच्छे से मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम सीक्वेंस के बारे में देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। देखो, मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक डेफिनेशन बोली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक ऐसी रेखा है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष तथा उस शीर्ष के विपरीत भुजा को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। फिर इसने कहा कि माध्यिका तथा कोण समद्विभाजक सीक्वेंस के ही प्रमुख बिंदु हैं। मतलब इसने क्या बोला है मैं समझाऊंगा आपको सिर्फ ये जो लाइन लिखी हुई है मैं इसको पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करना। इसने कहा कि सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक ऐसी रेखा है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष को तथा उस वर्टेक्स, उस शीर्ष के अपोजिट जो साइड है उसको डिवाइड करती है। कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों आपको यदि याद हो तो हम जब मीडियन पढ़ रहे थे, माध्यिका पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे मैं इस ट्रायंगल को ABC नाम दे दूं, वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड विपरीत भुजा कितनी है, BC, और बी की अपोजिट साइड AC है और सी की अपोजिट साइड AB है। तो देखो, यदि मीडियन की बात हो तो मैंने कहा कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ये अपोजिट साइड का यदि मिड पॉइंट है, इसको यदि मिला देते हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को यदि हम मिला देते हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन बनती है ये मीडियन बन जाती है, ये माध्यिका बन जाती है। ये मीडियन बनती है, इसे माध्यिका बोलते हैं। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या था कि कोई भी एक त्रिभुज है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कोई भी एक त्रिभुज है, उसमें कोई ऐसी लाइन जो किसी कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, तो ये और ये यदि बराबर पार्ट है, इसका मतलब ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इनके पर्टिकुलर नाम हैं। नाम इसलिए है क्योंकि इस लाइन ने इस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर नाम दे दिया गया है। इसको मीडियन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को हम मिला देते हैं तो उस लाइन को मीडियन बोलते हैं। ये स्पेशल केस है, ये पर्टिकुलर केस हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक ऐसी रेखा है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष तथा उस शीर्ष के विपरीत भुजा को प्रतिच्छेद करती है। मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जैसे मीडियन है तो फिक्स रेशियो हमें पता है कि भाई ये मिड पॉइंट है तो 1:1 है, इस टुकड़े का रेशियो 1:1 है। यदि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर तो मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर जो है, कोण समद्विभाजक जो है, वो सामने वाले साइड को उस एंगल को बनाने वाली साइडों के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप कह सकते हो कि भाई ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका, जैसे मैं D नाम दे दूं, तो AD और CD का जो रेशियो होगा ना, AD और CD का रेशियो किसके बराबर होगा, AB और BC के बराबर होगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एंगल बाइसेक्टर लिया तो सामने का रेशियो फिक्स हो गया। क्या रेशियो हुआ
कि जो इस एंगल को बनाने वाली साइडों का रेशियो वही रेशियो सामने वाली साइडों का होगा, हमने बताया है। यदि मीडियन है तो इसका मतलब इस टुकड़े का रेशियो फिक्स हो गया, 1:1 फिक्स हो गया है। सीवेंस क्या है? सीवेंस कोई फिक्स रेशियो नहीं है, सीवेंस सिर्फ एक लाइन है, सीवेंस सिर्फ एक लाइन है, एक रेखा है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष तथा उस शीर्ष के विपरीत भुजा को, अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, बस उसका नाम ही सीवेंस है। सीवेंस कोई, मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर, कोई लाइन, कोई पर्टिकुलर फिक्स रेशियो नहीं बनता है। जैसे मैं कहूँ कि ABC है, ये A है, ये D है, सॉरी ये B है और ये C है। अब कह दिया कि यहाँ से एक लाइन खींची जिसने सामने वाली साइड को 2:3 में डिवाइड कर दिया, ये लाइन AD है, इसने सामने वाली साइड को 2:3 में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब हम इसे सीवेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीवेंस क्या है? किसी एंगल को, कोई ये फिक्स नहीं है कि ये बराबर है, बराबर नहीं है, ये भी दोनों बराबर नहीं है। मैंने क्या कहा कि सीवेंस किसी त्रिभुज के वर्टेक्स को और उस वर्टेक्स की अपोजिट जो साइड है उसको डिवाइड करती है, उसका नाम ही सीवेंस है। बस सीवेंस कोई भी लाइन हो सकती है, कोई भी रेखा हो सकती है जो किसी त्रिभुज के वर्टेक्स और उस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है उसको डिवाइड करती है, तो उस लाइन को हम सीवेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं कह दूं कि भाई यहाँ से एक लाइन खींची जो सामने वाली साइड का रेशियो 1:2 है, तो इसका मतलब ये सीवेंस बन गई है। लेकिन दोस्तों अब इसी सीवेंस से यदि मैं ये कह दूं, आप देखना, यदि मैं इसको ऐसे बोलूं कि भाई कोई भी एक ये AD लाइन है तो सामने वाली साइड का रेशियो यदि 1:2 है, तो ली तो आपने सीवेंस थी, लेकिन सामने वाली साइड का रेशियो 1:2 है, तो अब इसे आप क्या बोल दोगे? अब आप इसे बोल दोगे कि ये मीडियन भी है, ये माध्यिका भी है। तो मैंने क्या कहा कि मीडियन है, एंगल बाइसेक्टर है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सीवेंस के ही स्पेशल केस हैं। ठीक है, तो मेरा विश्वास है कि सीवेंस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी लाइन हो सकती है जो किसी एंगल को और उस एंगल के अपोजिट जो साइड है उसको इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। कोई फिक्स रेशियो नहीं है इंटरसेक्ट करने का, बस ऐसे रेंडमली इंटरसेक्ट कर दिया तो वो सीवेंस बन गई है। समझ गए हो? चलो, यदि ये बात समझ गए हो, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है मास पॉइंट थ्योरम, द्रव्यमान बिंदु प्रमेय। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है, और 2017 SSC प्री में इससे क्वेश्चन भी आया था। अच्छा है, काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो आप इससे, यदि ये आप सिमिलरिटी के जैसा ही थोड़ा सा वर्क करती है, लेकिन सिमिलरिटी के कंसेप्ट अलग हैं और मास पॉइंट थ्योरम के कंसेप्ट अलग हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। शुरुआत कहां से हुई है मास पॉइंट ज्योमेट्री, मास पॉइंट थ्योरम की शुरुआत कहां से हुई है? आपने कभी भी, जैसे हम नॉर्मल, जैसे हम बात करते हैं ना कि ज्योमेट्री का यूज कहां है, ज्योमेट्री का यूज बहुत सारी चीज़ों में है, हमारी दैनिक लाइफ में भी ज्योमेट्री का यूज है। कैसे है? देखो भाई, ये एक लकड़ी का डंडा था और इस लकड़ी के डंडे पे यहाँ पे वेट बांध रखा था, ठीक है, और यहाँ पे वेट बांध रखा था। यहाँ पे वेट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना दोस्तों, यहाँ पे वेट था 15 किलोग्राम और यहाँ पे भी वेट था 15 kg, 15 किलोग्राम। ठीक है, अब आपको इस रस्सी को, इस लकड़ी के डंडे को, ये कोई भी एक लकड़ी का डंडा है, उस पर आपने यहाँ पे 15 किलोग्राम वेट लगा दिया है और इस एंड पे 15 kg वेट लगा दिया है। अब आप इसको किसी ऐसे पॉइंट पे पकड़ना चाहते हो, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप ऐसे पॉइंट पर पकड़ना चाहते हो कि ये लकड़ी जो है ये बिल्कुल बैलेंस हो, बैलेंस का मतलब भी ऊपर नीचे नहीं हो, बिल्कुल सीधा रहे। तो आप मुझे ये बताओ कि खुद ही एक चीज सोचकर मुझे ये बताओ कि भाई आप यहाँ से पकड़ोगे क्या इस डंडे को, इस पॉइंट से पकड़ोगे, यहाँ से जैसे आपने पकड़ लिया है, यहाँ से पकड़ लिया है, तो क्या ये बैलेंस रह पाएगा? यदि आपने यहाँ से पकड़ा है, उधर भी 15 है, इधर भी 15 है, तो ये बैलेंस नहीं होगा, नहीं होगा। आप यदि यहाँ से पकड़ते हो, यहाँ से यदि आपने इसको पकड़ने की कोशिश की है, यहाँ से यदि आप इस रस्सी को यहाँ से, मतलब यहाँ पे रस्सी बांध के इस लकड़ी के टुकड़े को यहाँ से पकड़ना चाहते हो, तो आप ये देखो कि यदि वेट 15 और 15 वेट बराबर है, तो क्या ये बैलेंस रहेगी लकड़ी? नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब यही मास पॉइंट ज्योमेट्री है, यही मास पॉइंट थ्योरम है कि हमें वेट देखकर हमें यह पता करना होता है कि कौन सा एक पॉइंट लें, कौन इस पूरी लकड़ी पर या इस पूरी साइड पर कौन सा एक पॉइंट कहां से इसको पकड़ें ताकि ये साइड पूरी की पूरी बैलेंस हो, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं हो, ये पूरी की पूरी बैलेंस हो। ठीक है, यही मास पॉइंट ज्योमेट्री है।
इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि दोस्तों मैंने क्या कहा कि भाई ये एक कोई लकड़ी का डंडा था, ये पूरा लकड़ी का डंडा था, इसके दोनों एंड पे, इस एंड पे देखो आपने दोनों एंड पे, इस एंड पे, इस एंड पे इधर भी 15 किलोग्राम वेट कर दिया, इधर भी 15 किलोग्राम वेट लटका दिया है। अब आपको ये देखना है कि कहां से आप पकड़ोगे तो इसका मतलब ये लकड़ी है जो है वो पूरी बैलेंस रहे, मतलब बिल्कुल सीधी रहे, ये ऊपर नीचे नहीं हो, पूरी बैलेंस हो। तो आप ये कहोगे कि सर यदि वेट बराबर है ना, वेट बराबर है तो हम बिल्कुल बीच से इसको पकड़ लेंगे, बिल्कुल बीच से इसको पकड़ लेंगे, यहां से बिल्कुल मिड पॉइंट से यहां पे पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां से यदि आप पकड़ते हो तो अब ये बिल्कुल आपका पूरी जो लकड़ी का डंडा है ये पूरा बैलेंस में रहेगा। मतलब आपने इधर 15 केजी और इधर 15 केजी, 15-15 केजी लटका दिया है, तो आपको ये लकड़ी जो है ये बिल्कुल बीच से पकड़नी होगी, तभी ये बैलेंस रहेगी। यदि आप इधर या इधर से पकड़ोगे तो ये बैलेंस नहीं होगी, ये एक तरफ से झुक जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको बिल्कुल बीच से पकड़ोगे। अब सुनना दोस्तों, मैंने कहा कि यही मास पॉइंट थ्योरम है, मतलब आपको वेट के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि किस पॉइंट से आपको लकड़ी का टुकड़ा, या फिर मैं हमारे ट्रायंगल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि किसी भी ट्रायंगल की साइड को हमें बैलेंस करना है, वेट के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करना है और उस पॉइंट पर बैलेंस करना। मतलब पहले तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस पॉइंट से हम पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो आपने कहा कि भाई वेट बराबर है, इसका मतलब बिल्कुल मिड से हम इसको पकड़ेंगे, यहां पे हम रस्सी बांध देंगे तो ये लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। इसका मतलब बिल्कुल बीच से है, तो दोस्तों इस भाग का, जैसे मैं इस लकड़ी के टुकड़े को ए बी नाम दे दूं और यहां से आपने बिल्कुल मिड से पकड़ा है तो मैं इसको मिड पॉइंट एम नाम दे दूं, तो मुझे ये बताओ कि इसका मतलब आप कह सकते हो क्या कि ए एम और बी एम का जो रेशियो होगा, ए एम और बी एम दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। लेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा। मेरी बात को समझ रहे हो। आपको कैसे चेक करके देखना है कि आपने 1:1 कर दिया तो आप इस वेट को, सॉरी इस लंबाई को इससे मल्टीप्लाई करो तो 15 आया, आप इसको और इससे मल्टीप्लाई करो तो भी कितना आया, 15 आया। आप कभी कभार यदि आप थोड़ा सा इसको गलत लिख दोगे ना तो खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे मान लिया किसी स्टूडेंट ने 2:3 कर दिया, 2:3 कर दिया तो इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 30 आ गया है, और इस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 45 आ गया है। तो यहाँ 30 बता रहा है, यहाँ 45 बता रहा है, वो बराबर थोड़ी ना है। तो इसलिए यदि ये दोनों वेट बराबर हैं तो इसका मतलब बिल्कुल मिड से होगा। तो आप इस बात को कुछ ऐसे लिख सकते हो, आप अपनी कॉपी में यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप अपनी कॉपी में इस बात को बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि यदि दोनों एंड पर, ध्यान रखना कि यदि दोनों एंड पर बराबर वेट लटके हुए हैं तो हम बिल्कुल इसके सेंटर से इसको पकड़ेंगे। मतलब इस भाग और इस भाग का जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, बराबर है। मतलब दोनों भाग क्या हैं, बराबर है। मेरा विश्वास है कि पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, पहला पॉइंट समझ गए हो। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आए कि बराबर नहीं हो, तो मैं यही तो आपको सिखा रहा हूं, बस यही है मास पॉइंट थ्योरम। और इस पर मैं आज क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि इससे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार यदि आप समझ गए हो ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। देखो अब मैं कहूंगी ये लकड़ी का टुकड़ा था, इधर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमने बी कर दिया, ये बी है ये ए है। इधर वेट बंधा हुआ है और वेट बंधा हुआ है 18 किलोग्राम, ठीक है। और इधर वेट है, इधर वेट है, ये है हमारा कुछ भी मान लिया, जैसे 20 केजी मान लिया, 20 केजी मान लिया। अब की बार आपको ये पता है कि हम बिल्कुल मिड से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि वेट दोनों के क्या हैं, अलग अलग हैं। अब हमें ये देखना है कि कहाँ से पकड़ें, मतलब वो पॉइंट यहाँ हो या वो पॉइंट यहाँ हो या ये पॉइंट यहाँ हो, कहाँ से हम पकड़ें। तो देखो पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है समझना और क्वेश्चन करना तो और भी आसान है। आप देखो आपको पता है कि वेट का आपने रेशियो बनाया, कि वेट का रेशियो आपने बना दिया है, एक का वेट 18 है और इधर वेट कितना है 20 केजी है। तो वेट का आपने रेशियो बनाया तो 2 से कट कर दिया आपने तो 9:10 आ गया है वेट का रेशियो। मेरी बात समझ रहे हो, वेट का रेशियो क्या है 9:10 है। वेट का रेशियो यदि 9:10 है
तो इसका मतलब उस पॉइंट पर यदि वो पॉइंट आप यहाँ लेते हो तो इस भाग का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर वेट का रेशियो 9:10 है तो लेंथ का रेशियो क्या बन जाएगा, 10:9 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस टुकड़े का और इस टुकड़े का मतलब मैं इसको यदि मैं कुछ भी ओ नाम दे दूं तो आपको मैं कहूँ कि ए ओ रेशियो बी ओ क्या होगा, तो आप कहोगे ए ओ रेशियो बी ओ होगा 10:9। ठीक है, क्रॉस चेक करना है, मैंने क्या कहा क्रॉस चेक करना है। 10 को 18 से किया 180, 9 को 20 से किया 180, बस बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो लिखा है 10:9 जो लिखा है, इस भाग का जो रेशियो लिखा है वो क्या है 10:9 हमारा सही आंसर है। इसका मतलब यहाँ पे आपको रस्सी बांधनी होगी। ठीक है, अब मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि मैं कह दूं कि इस ओबी की लंबाई, ये ओ पॉइंट था हट गया है थोड़ा सा, मैं कहूंगी इस ओबी की लंबाई है 27 सेंटीमीटर, तो एओ की लंबाई बताओ। एक जनरल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपको। जब इस पहले तो आपको एओ और ओबी का रेशियो नहीं पता था, लेकिन इसका वेट 18 इसका वेट 20 है, तो आपने वेट का रेशियो बना के देखा तो 9:10 निकला, तो आपको पता लेंथ का रेशियो 10:9 होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि एओ और बीओ का रेशियो 10:9 होगा। अब आपको कह दे कि कोई कि बीओ की लंबाई 27 है तो एओ की लंबाई बताओ, तो आपने कहा बीओ 27 है, मतलब 9 की वैल्यू क्या है 27 है, 27 है, क्योंकि बीओ मतलब 9 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3, 1 की वैल्यू 3 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब एओ की लंबाई कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी। बता सकते हो नहीं बता सकते? आपको कोई ये कह दे कि इस पूरी लकड़ी की लंबाई है 57, तो इस टुकड़े का रेशियो बताओ, सॉरी इस टुकड़े की लंबाई और इस टुकड़े की लंबाई बताओ। बता सकते हो, क्योंकि आपको जब रेशियो पता चल गया है, भाई कोई भी चीज को बांटने के लिए, कोई भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक रेशियो पता होना चाहिए। यदि आपका रेशियो है, आपके पास रेशियो आ गया है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं कह दूं किसी भी शहर की जनसंख्या 10 लाख है और बताओ उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, आपने टोटल पॉपुलेशन तो दे दी है 10 लाख, लेकिन उसमें मेल और फीमेल का रेशियो और बताओ। रेशियो बताओगे तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो यही बात यहाँ पे है। टोटल लेंथ दे दूं मैं आपको, अब इस भाग का रेशियो नहीं पता है, तो आप कैसे ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बता पाओगे। तो मैंने पहला केस तो ये था हमारा कि जब बराबर वेट हो तब हम लेंथ कैसे निकालेंगे। दूसरा केस हमारा ये था कि जब बराबर वेट नहीं हो तब हम लेंथ कैसे निकालेंगे। तो लेंथ का रेशियो मैंने बनाना सिखा दिया है। चलो ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या था कि जब दोनों तरफ वेट बराबर हो तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या होगा, बराबर। और जब दोनों तरफ वेट बराबर नहीं हो तो आपको इन वेट का रेशियो लेना है और उस वेट के रेशियो को पलट देना है, तो वो रेशियो किसका बन जाएगा, लेंथ का बन जाएगा। तो इसका लेंथ का रेशियो क्या आ गया, 10:9 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब तीसरा केस, यदि देखो दोनों ही केस में हमने क्या था, दोनों ही केस में हमने वेट दे रखा था, दोनों ही केस में हमने वेट दे रखा था और उसके हिसाब से हमने लेंथ का रेशियो बनाया था। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेंथ का रेशियो दे रखा हो और आपको वेट बनाना हो। तो देखो आपको कह दे कि ये लकड़ी का टुकड़ा है और यहाँ इधर किसी आदमी ने इस एक लकड़ी का टुकड़ा है और किसी आदमी ने इसको यहाँ से पकड़ रखा है, यहाँ से पकड़ रखा, ओ पॉइंट से पकड़ रखा है किसी आदमी ने। ये ए है, ये बी है। ए बी लकड़ी को किसी आदमी ने ओ पॉइंट से पकड़ रखा है और ए ओ और ओ बी का जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 2:3। ए ओ और ओ बी का जो रेशियो है वो है 2:3। आपको ये कह दे कि यहाँ पे यदि वेट है, यहाँ पे यदि वेट 21 किलोग्राम है, तो बताओ यहाँ पे वेट कितना होगा, यहाँ पे वेट कितना होगा। ये वेट हमें बताना है कि यहाँ का वेट कितना होगा। आप ये बताओ दोस्तों कि लेंथ का रेशियो क्या है 2:3। आपने देखा कि भाई लेंथ का रेशियो है 2:3। सर ने ये चीज़ सिखाई थी हमें कि लेंथ का रेशियो 2:3 है तो वेट का रेशियो क्या कर देना है 3:2 कर देना है। मतलब इधर वेट यदि 3 है तो इधर वेट कितना होना चाहिए 2, तो 3:2 करोगे तो 3 की वैल्यू क्या दे रखी है, इधर वाले वेट की वैल्यू क्या दे रखी है 21। 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 14 kg। इसका मतलब इधर का वेट कितना आ गया है, इधर का वेट है 14 kg। आप चेक करो, क्रॉस चेक करके देख लिया करो।
2 को 21 से किया 42, 3 को 14 से किया ये भी 42, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो मुझे ये बताओ कि पहले क्वेश्चन में तो वेट दे रखे थे तो हमें लेंथ निकालनी थी, इस क्वेश्चन में लेंथ का रेशियो दे रखा है तो हम वेट निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन कैसे भी हमें क्रॉस पूछ ले, किसी भी यदि एक भुजा को किसी भी साइड को बैलेंस करना है, समझना इस बात को, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। थोड़ा सा इस बात को समझना कि कोई भी एक लकड़ी है, उस लकड़ी को कहाँ से पकड़ना है ये बात आप बता सकते हो या नहीं बता सकते। अभी तक मैंने जो समझाया है मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला पॉइंट चला तो मैंने कहा कि भैया दोनों तरफ यदि वेट बराबर है तो बिल्कुल सेंटर से टुकड़े उस लकड़ी को पकड़ो। यदि दोनों तरफ वेट बराबर नहीं है तो पहले लेंथ का रेशियो बनाओ, उस लेंथ के रेशियो बना के फिर वहाँ पे वो पॉइंट लगा के वहाँ से पकड़ लो, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये था कि लेंथ का रेशियो दे रखा था, एक तरफ का वेट दे रखा था, दूसरी तरफ का वेट हमें निकालना था, तो आपने बता दिया। और एक बात ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि आपने ये तो बता दिया कि हम यहां से पकड़ लेंगे इसको, आप यहां से पकड़ोगे तो मुझे बताओ कि यहां पे टोटल वेट कितना होगा। तो आप कहोगे सर 21 किलोग्राम इधर है और 14 केजी इधर है, तो 21 प्लस का 14 टोटल वेट कितना होगा 35 केजी यहाँ पे टोटल। मतलब जो टोटल प्रेशर आएगा ना, जो मास जो द्रव्यमान के कारण अलग अलग द्रव्यमान थे उनके कारण जो टोटल इस पॉइंट पे प्रेशर बनेगा वो कितने किलोग्राम का बनेगा 35 किलोग्राम का, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप एक छोटा सा एग्जांपल और समझना कि आपको मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पे टोटल वेट 35 केजी का बनेगा। अब मुझे ये बताओ कि आपको किसी ने ये कह दिया कि भैया एक लकड़ी थी उस पर इधर वेट था 20 किलोग्राम और जिसने यहाँ पे पकड़ रखा था यहाँ पे टोटल वेट बन रहा था 45 किलोग्राम 45 केजी। तो आपको पूछ ले कि बताओ इस साइड वेट कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ 20 है, यहाँ 45 बन रहा है, तो इधर वेट कितना होगा 25 होगा 25, और इधर वेट यदि 25 है। अब आपको कह दे कि इधर का रेशियो बताओ, तो मुझे ये बताओ कि इधर का रेशियो क्या 25:20 बन जाएगा क्या। और 25:20 का मतलब ये है 5 से काट देंगे, 5 से कट कर देंगे तो 5:4 बन जाएगा, ठीक है। आप चाहे क्रॉस चेक कर लो, 20 को 5 से किया 100 और 25 को 4 से किया ये भी 100। समझ गए हैं, यही बस मास पॉइंट ज्योमेट्री है। आप ये समझ रहे होंगे कि मास पॉइंट ज्योमेट्री हमारे सामने पहली बार आई है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। भाई इतनी सी बात ध्यान रखो, देखो अभी तक हम लकड़ी का टुकड़ा बोल रहे थे, एक जनरल एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे थे, लेकिन दोस्तों अब आप यदि ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो इस एग्जाम्पल को किस पर सेट करना है, आपको इसको साइड पर सेट करना है, ठीक है। अब हम लकड़ी का टुकड़ा नहीं लेके अब हम साइड बोलेंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात लिखना कि ये नहीं समझ में आया है, तो मैं इसको कमेंट से समझाने की कोशिश करूँगा या फिर वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो फाइनली एक कंक्लूजन हमारा ये बन गया है, फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। देखो अब मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला लिखें, मैथमेटिक्स के तरीके से कोई फॉर्मूला लिखें तो हम कुछ ऐसा एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि इधर वेट यदि W1 है, इधर वेट यदि W2 है, ये जो टुकड़ा है इसकी लेंथ यदि L1 है, इस टुकड़े की लेंथ यदि L2 है, तो आपने कहा कि सर इसका मतलब W1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे W1 L1 इजिकल टू क्या होगा W2 और L2 क्योंकि ये तो दोनों ये बराबर होने चाहिए। मुझे ये बताओ कि W1 अपॉन में W2 में कर दूं तो क्या मेरे पास L2 अपॉन में L1 आएगा कि नहीं आएगा। W1 अपॉन में W2 कर दिया तो क्या मेरे पास L2 L1 आएगा। तो बस अब ध्यान रखना कि इधर का वेट का रेशियो बना के उसको पलट देना, वो दोनों तरफ का किसका रेशियो बन जाएगा, साइड की लेंथ का रेशियो बन जाएगा। इतना सा फॉर्मूला आपको, इतना सा फॉर्मेट आपको याद रखना है। आप इसको थोड़ा सा, जैसे लास्ट वीडियो पे कुछ स्टूडेंट ने बताया भी था कि मैं साइड में हट जाऊं कि जब भी मैंने कंसेप्ट लिख लिया है तो उसके बाद में हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही मास पॉइंट ज्योमेट्री है। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो मैं सिखा देता हूं, ठीक है। चलो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें
2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका खुद मैंने रेंडमली अपने तरीके से मैंने वैल्यू लिखी है, तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई एफ क्रमशः भुजा बीसी एसी और एबी पर स्थित हैं। एडी बीई सीएफ एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एओ रेशियो ओडी इज इक्वल टू 4:3, बीओ रेशियो ओई इज इक्वल टू 2:1, तो सीओ रेशियो ओएफ क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसको हम मास पॉइंट से ही करेंगे। कोई भी एक ट्राइंगल इसने लिया है कि कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अब इसने कहा है कि बीसी पर डी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट है डी। मैंने क्या कि भाई सीवेंस आ जाएगी, एडी को क्या बोलेंगे, सीवेंस बोलेंगे। चलो, फिर कह रहा है एसी पर कोई भी पॉइंट ई है, ये एसी है, इस पर कोई भी पॉइंट ई ले लिया, और एबी पर कोई भी पॉइंट है, इसको एफ नाम दे दिया है। ये 3 पॉइंट है। अब कह रहा है कि इस प्रकार से एडी मतलब ए को डी को मिलाया, ये बीई को मिला दे और ये सी एफ को मिला दिया। ये कह रहा है कि ये तीनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। आपसे पूछा है, आपको दिया क्या गया है, ए ओ रेशियो ओ डी। देखो थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ साइड में, ए ओ रेशियो ओ डी इज इक्वल टू दिया 4:3। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप वर्बली कर लोगे यदि थोड़ा सा आप ढंग से समझ जाओगे तो। बी ओ रेशियो ओ ई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2:1, ये हमें दे रखा है। और हमसे ये पूछा है कि सी ओ रेशियो ओ एफ क्या होगा। देखो ये हमसे पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चलो, ए ओ रेशियो ओ डी, इसका रेशियो दे रखा है 4:3, 4:3, ठीक है। तो लेंथ का रेशियो 4:3 है, तो इधर का वेट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे 3 और 4 वेट का रेशियो जाएगा, ठीक है। चलो, मुझे ये बताओ दोस्तों कि बीओ और ओई का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3, वो 2:1। बीओ और ओई का रेशियो दे रखा है 2:1। तो मुझे बताओ कि यहाँ और यहाँ वेट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर वेट का रेशियो हो जाएगा 1:2, 1:2 हो जाएगा। मतलब इस लाइन को यदि इस लाइन का वेट करना है तो वो 1:2 में बटेगा। इस लाइन पर वेट करना है, इस एंड पर वेट करना है तो वो 3/4 में बटेगा। मतलब हमें ये बात दिखाई दे रही है कि भाई एक लाइन के वेट को हमें 1:2 में बांटना है और एक लाइन के वेट को हमें 3:4 में बांटना है। मुझे ये बताओ कि यदि ये लाइन और ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे इस लाइन के लिए भी टोटल वेट तो उतना ही होगा और इस लाइन के लिए भी टोटल वेट तो उतना ही होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको कि आप जिस पॉइंट पे देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल वेट करना होगा, तो मुझे ये बताओ कि आप एडी लाइन को देख रहे हो तो उसके हिसाब से टोटल वेट 7 होना चाहिए। आप यहाँ बीई लाइन को देख रहे हो तो इसके हिसाब से टोटल वेट 1 और 2 कितना 3 होना चाहिए। मतलब जो भी टोटल वेट आप एज्यूम करो वो टोटल वेट 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 और 7 का यदि मल्टीपल होना चाहिए तो क्या मैं 3 और 7 का मल्टीपल क्या मैं 21 टोटल वेट मान लूँ, 21 टोटल वेट मान लूँ क्या? यदि 21 मैं टोटल वेट मान लेता हूँ और यदि 21 में टोटल वेट मान लिया मैंने कि यहाँ पे पॉइंट ओ पे जो टोटल वेट है वो टोटल वेट मान लिया मैंने, पॉइंट ओ पर जो टोटल वेट है वो मान लिया मैंने 21। आप मुझे ये बताओ कि AO और OD का लेंथ का रेशियो 4:3 है तो क्या इनके वेट का रेशियो 3:4 होगा क्या? 3:4 होगा, यही हमने किया 3 और 4। 3 और 4 का मतलब है कि टोटल वेट 7 है तो ऊपर वाले भाग का यहाँ पे वेट 3 है और यहाँ पे वेट 4 है, लेकिन टोटल 7 थोड़ी है। टोटल कितना है 21, तो 7 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 4 की वैल्यू 12 हो जाएगी और 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 9 होगी। मतलब दोस्तों यहाँ जो वेट आएगा वो 9 आएगा और यहाँ जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या मेरी बात से एग्री हो? चलो, आपको क्या बताना है, ये और ये बताना है, आपको ये और ये बताना है। तो यहाँ का टोटल वेट पता चल जाए आपको जो हमने 21 मान लिया है, और यदि आपको इस टुकड़े का या फिर मैं कहूँगी यहाँ का वेट का रेशियो पता चल जाए तो आप उसको पलट के लेंथ का रेशियो बना दोगे। तो देखो यहाँ का वेट 9 है, यहाँ का वेट कितना है 12। अब आपको एक इस B पर और E पर वेट देखना है, तो B पर और E पर, क्योंकि आपको BO और OE का जो रेशियो दे रखा था, BO रेशियो OE जो दे रखा था, ये दोस्तों क्या दे रखा है, BO रेशियो OE आपको दे रखा 2:1,
यदि इनकी लेंथ का रेशियो ये है तो वेट का रेशियो क्या 1:2 होगा। 1:2 का मतलब टोटल वेट कितना 3, 3 की वैल्यू कितनी है 21 है, 3 की वैल्यू 21 है तो 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो ये वैल्यू क्या आ गई है 7 और ये वैल्यू क्या आ गई, 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू 14। इसका मतलब यहाँ पे वेट कितना बना 14 और यहाँ पे वेट कितना बना 7। समझ गए हो। आप ये बताओ, अब इसको देखो तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 14 है, मतलब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 14 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेट होगा, सी पर जो वेट होगा, क्या वो वेट इस 14 में से 9 माइनस कर दूं तो क्या वो वेट 5 किलोग्राम का होगा। 14 में से 9 माइनस किया तो यहाँ पे वेट 5 का आ गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई। यहाँ इसका वेट आपके पास आ गया 14, ये 9 है तो इसका मतलब ये 5 बचा। इसी तरीके से आप ये बताओ कि यहाँ का वेट कितना है 9, यहाँ का वेट कितना है 7 16, ये 9 है, ये कितना है 7 16, तो 9 प्लस का 7 16, तो इसका मतलब क्या ऐप पर जो वेट होगा वो 16 होगा। क्या ऐप पर यदि वेट 16 है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछा है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ हमें समझना था, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम डिटेल एग्जाम में लिखेंगे नहीं। इसको मैंने हटा दिया, इसको भी मैं हटा देता हूँ दोस्तों, इनको हमने हटा दिया है। अब मुझे ये बताओ कि क्या पॉइंट ऐप पर आपको वेट पता चल गया 16, और चाहे आप देखो 7 ये है 9 ये है तो इसका मतलब ये 16 है, और क्या आपको सी पर वेट पता चल गया कितना है 5। तो मुझे बताओ कि क्या आपके पास यदि पॉइंट सी और एफ की बात करूं, पॉइंट सी और एफ पर यदि मैं वेट का रेशियो बनाऊं, पॉइंट सी और एफ पर, सी और एफ पर यदि वेट का रेशियो बनाऊं तो आप कहोगे कि सी पर वेट 5 है और एफ पर वेट कितना है 16, तो सी और एफ पर वेट का रेशियो 5:16 बन गया है। तो अब मैं लेंथ का रेशियो बनाऊं तो क्या लेंथ का रेशियो 16:5 बनेगा। ये कौन सी लेंथ है, आप कहोगे कि सी ओ और ओ एफ है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सी ओ रेशियो ओ एफ क्या होगा, तो आप कहोगे 16:5 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बस ये मास पॉइंट ज्योमेट्री थी। आपको कुछ भी नहीं पता था ना, सिमिलरिटी विनिमिलिटी यदि कुछ भी नहीं पता है तो आपने कर लिया क्वेश्चन। देखो इसका रेशियो 4:3 है, इसका रेशियो 2:1 है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर इसके लिए भी टोटल वेट इतना ही होना चाहिए, इसके लिए भी टोटल वेट उतना ही होना चाहिए। तो मैंने टोटल वेट मान लिया 3 और 7 का मल्टीपल टोटल वेट मैंने 21 मान लिया है कि टोटल वेट 21 है। 21 को मैं 3 और 4 में, क्योंकि लेंथ का रेशियो 4:3 है तो वेट का रेशियो 3:4 होगा, 3:4 में बांटूंगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ऐसे ही यदि 21 को मैं इस 2 और 1 में बांटूंगा या 1 और 2 में बांटूंगा तो यहाँ पे 7 वेट आएगा और यहाँ पे 14 आएगा। दोस्तों यहाँ पे वेट 9 आ गया है, यहाँ पे 14 है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वेट 14 माइनस का 9 कितना आ गया 5। इसी तरीके से यहाँ पे वेट 9 है, यहाँ पे वेट 7 है, तो यहाँ पे वेट कितना होगा 9 प्लस का 7 कितना 16। तो इसका मतलब यदि CO और OF की लेंथ का रेशियो बताना है तो पहले C और F पर वेट का रेशियो देखना होगा। तो वेट का रेशियो यदि 5 और 16 है तो लेंथ का रेशियो क्या होगा 16:5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। पहली बार भी यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मेरा विश्वास है कि समझ में जरूर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ना दोस्तों तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की माध्यिका AD, मीडियन है AD का मध्य बिंदु E है, BE को आगे बढ़ाने पर यह भुजा AC को I बिंदु पर काटती है, तो AI और CI का अनुपात बताओ। तो देखो सीधा सीधा यदि हम इसको करें, ये कह रहा है कि भैया कोई भी एक ट्राइंगल है, देखना सिमिलरिटी से भी कर सकते हो आप, लेकिन हम मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इससे करना चाहिए। ABC एक ट्राइंगल है, इसमें मीडियन दे दी, AD मीडियन है, AD जैसे ही मीडियन दी तो इसका रेशियो 1:1 आ गया, इसका रेशियो 1:1 है, तो यहाँ पे वेट और यहाँ पे वेट का रेशियो भी 1:1 होगा, बराबर होगा। चलो फिर कह रहा है AD मीडियन का, ये मीडियन AD है, इसका मिड पॉइंट है E, इसका मिड पॉइंट है E, तो क्या बताओ मिड पॉइंट है तो ये रेशियो 1:1 होगा। फिर इसने कहा BE को आगे बढ़ाने पर ये AC को I पर काटती है, इस B को E को आगे बढ़ा दिया है, BE ये है, इसको आगे बढ़ाया तो I पर काटती है। अब आपसे पूछा है तो AI रेशियो CI बताओ। देखो AI रेशियो CI बताओ, ठीक है, तो कैसे बताएंगे, 1:1 मत कर देना,
देखो दोस्तों कैसे बताएंगे ए आई और सी आई का रेशियो कैसे बताएंगे। एक तो तरीका जनरल तरीका ये आता है कि आप सिमिलरिटी से यदि करना चाहो तो आप यहाँ पे ये ए आई है, इसके पैरेलल आप यहाँ पे एक लाइन ले लो, इसके पैरेलल यदि यहाँ पे ऐसे लाइन खींचोगे तो आप कहोगे इसका रेशियो 1:2 है, तो इसका और इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा भाई, ऐसे लाइन पैरेलल लाइन लोगे तो कोई पॉइंट आएगा 1:1 होगा। फिर आप इस तरफ देखोगे कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो फिर आप ट्राइंगल CIB में देखोगे तो CIB में आपको ये मिलेगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि इसका रेशियो 1:1 है, तो इसका 1:1 होगा। यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा तो इसका 1:1, तो ये 1 1 और ये 1 है। आपसे पूछा AI और CI का बताओ, तो ये 1 है और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1:2 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सिमिलरिटी से नहीं करेंगे, हम जब मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम उससे ही करेंगे। दोस्तों मुझे बताओ कि यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 1:1 है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे 1:1 है तो इसका A पर और D पर जो वेट का रेशियो होगा वो भी 1:1 होगा। ये यदि 1:1 है, जैसे मान लिया कि मैंने मान लिया कि भाई जो टोटल वेट है AD लाइन पर, जो टोटल वेट मान लिया मैंने, टोटल वेट कुछ भी मान लिया मैंने 20 किलोग्राम मान लिया, 20 kg मान लिया, ठीक है 20 kg। इस AD पर टोटल वेट 20 kg है, यहाँ पे टोटल वेट 20 kg है, यहाँ पे 20 kg है, तो 1:1 में बांटना है तो इस पर वेट कितना आएगा 10 kg, A पर 10 आएगा और इस D पर भी कितना आएगा 10 kg। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे D पर 10 आ गया है, 1:1 में बांटूं भाई, टोटल 10 है, इस टुकड़े का रेशियो 1:1 है, तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे टोटल 10 आ गया है और ये 1 है, तो क्या यहाँ पे B पर वेट 5 होगा, 5 kg होगा, ठीक है, और C पर भी 5 kg होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 10 आ गया तो ये 5 और ये 5। आपसे पूछा AI और CI का रेशियो बताओ, तो पहले तो आप ये बताओ कि A पर और C पर वेट का रेशियो देखो, तो आपने A और C पर वेट का रेशियो देखा तो A और C पर वेट मिला, A पर 10 मिला और C पर 5 मिला, तो A और C पर वेट का रेशियो क्या आ गया, तो आपने देखा कि वेट का जो रेशियो बना है वो बना है 2:1। दोस्तों यदि वेट का रेशियो 2:1 बना है तो मुझे ये बताओ कि वेट का रेशियो यदि 2:1 है तो मैं लेंथ का रेशियो पूछूं तो क्या लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। मतलब कि वेट 2:1 में है तो लेंथ कितने होगी 1:2 में होगी। तो AI और CI का रेशियो पूछा है, तो AI और CI की जो लेंथ होगी वो 1:2 में होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कोई पैरेलल लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि आपको ज़रूर ये बात समझ में आई होगी। आई है कि नहीं आई है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कोई भी कमेंट कोई भी लाइक करते हो, इससे किसी भी टीचर, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर को कितनी एनर्जी मिलती है, कितना आगे उसका पढ़ाने का मन करता है, ये सारी की सारी बात डिपेंड रहती है आपके लाइक कमेंट और शेयर पे। आप यदि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, इसका मतलब टीचर भी ये बात सोचते हैं कि ठीक है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आप यदि रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो फिर टीचर अपने आप में ही ये सोचने लग जाता है कि स्टूडेंट का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आता है तो उन चीज़ों को उनका क्रेडिट ज़रूर दें कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें पसंद आई हैं। नहीं पसंद आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं पसंद आती तो उसका क्रेडिट दें, लेकिन यदि पसंद आती हैं तो आप उसको ज़रूर करें, जो भी आपका फीडबैक हो वो अवश्य दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक त्रिभुज ABC की माध्यिका AD का मध्य बिंदु E है। BE को आगे बढ़ाने पर यह AC को I पर काटती है। यदि AB 18, AC 15, BC 20 है तो CI का मान ज्ञात करो। वैसे तो अब तो आप क्वेश्चन का आंसर दे ही दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि और तो क्वेश्चन पहले वाला ही है और थोड़ा सा अब की बार लेंथ दे दी है, तो अब आप आंसर दे दोगे। लेकिन एग्जाम में आता तो कैसे देते आप? देखो ABC ट्राइंगल है, इसमें AD मीडियन है, AD मीडियन है तो 1 इसका 1:1 आएगा। मुझे बताओ कि पूरी BC कितनी दे रखी है? पूरी BC आपको 20 दे रखी है, 20 दे रखी है, तो क्या ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि ये मीडियन है, ये AD मीडियन है, तो इसका मतलब इस भाग का जो वेट वो लेंथ है वो क्या है बराबर होगी। चलो यदि ये 10 आया है तो इसका मतलब इस पर वेट 10 है और इस पर भी वेट 10 होगा। ठीक है, चलो फिर इसने कहा कि भाई ये ई जो है ये इसका मिड पॉइंट है। आपसे बोला है कि BE को आगे बढ़ाने पर ये इसको I पर काटती है।
इसको आई पर काटती है। आपको ये मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 1:1, तो इसका मतलब यहाँ पे इस एडी का जो एई और ईडी का जो रेशियो होगा 1:1 होगा, तो वेट भी यहाँ पे वेट 1 है और यहाँ पे भी वेट कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे भी वेट 1 होगा। चलो आपसे पूछा है कि भाई क्या पूछा आपसे, CI की वैल्यू पूछी है। दोस्तों सीधी सीधी सी बात है कि यदि 1:1 में तोड़ना है तो टोटल वेट यदि आप 20 मान लेते हो, मान लिया आपने मान लिया, देखो पिछला क्वेश्चन कर लिया आपने, तो अब तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि इसका लेंथ का रेशियो 1:1:2 है, तो 1:2 में तोड़ दोगे, SC को 1:2 में तोड़ना है। लेकिन यदि हम प्रॉपर तरीके से, यदि हम पहली बार एग्जाम में आता तो हम कैसे करते कि मान लिया हमने टोटल वेट कुछ भी मान लिया 30 किलोग्राम मान लिया, टोटल वेट यहाँ पे इस एडी पे 30 किलोग्राम मान लिया, तो क्या यहाँ पे वेट 15 किलोग्राम आ गया क्या, क्योंकि देखो लेंथ 1:1 है तो वेट बराबर बंद यहाँ पे 15 है और यहाँ पे भी कितना है 15 है, ठीक है। टोटल वेट यहाँ पे 30 मान लिया, यहाँ पे वेट 15 है और इन दोनों का जो रेशियो वो बराबर है, तो क्या मुझे बताओ कि 15 को इस पे वेट और इस पे वेट यदि मैं देखूँ तो 15 को यदि बराबर बराबर तोड़ें तो क्या 7.5 वेट यहाँ आ गया क्या, और 7.5 वेट यहाँ आ गया, ठीक है। आपसे ए पे और सी पर वेट का रेशियो देखा, तो ए पर और सी पर वेट का रेशियो क्या है, ए पर 15 है और इस पर 7.5 है, तो वेट का रेशियो क्या है इनका, सॉरी 7.5 है, ये 7.5 है। तो आपने देखा कि वेट का जो रेशियो है ये क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है। 2:1 है तो लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे लेंथ का रेशियो 1:2 होगा, मतलब इस टुकड़े और इस टुकड़े की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। 1:2 का मतलब ये है कि टोटल यदि इस पूरी की लंबाई यदि 1:2 का मतलब ये है कि टोटल लंबाई 3 है, तो ये हिस्सा 1 होगा और ये हिस्सा 2 होगा, लेकिन टोटल AC की लंबाई 3 नहीं है, AC की लंबाई कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू क्या है 15, मतलब टोटल लेंथ 15, 3 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 5 होगी, 1 की वैल्यू 5 है तो ये ऊपर वाले की लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, और 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा आपसे दोस्तों, आपसे पूछा CI मतलब नीचे वाला पूछा है, तो ये लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो पहले आपने क्या है कि यहाँ पे टोटल वेट देखा कि टोटल वेट एज्यूम किया कि 20 मान लेते हैं, तो 15 में 30 मान लेते हैं, तो 15 में बट गया। अब आपने इस लाइन की तरफ देखा कि यार यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे वेट 15 है, ये बैलेंस हो रखी है, पूरी बैलेंस हो रखी है तभी तो ट्रायंगल बन रखा है ना, बैलेंस नहीं होती तो ट्रायंगल कैसे बनता, ये पूरी बैलेंस हो रखी है, यहाँ पे वेट 15 है तो यहाँ पे 7.5 होगा और यहाँ पे वेट 7.5 होगा। अब ए पर और सी पर वेट का रेशियो देखा तो 15:7.5 मतलब 2:1, यदि वेट का रेशियो 2:1 है तो इसका और इसका लेंथ का रेशियो 1:2 होगा, तो आपको टोटल 15 लेंथ दे रखी थी, उसको 1:2 में बांटना है, आपने बांट दिया है। मेरा विश्वास है कि सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आई होगी, नहीं भी आई है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2017 SSC प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC प्री 2017, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, इसने कहा कि कोई भी एक त्रिभुज है ABC कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल ले लिया भाई, ये A है, ये B है और ये C है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D जो है वो AB पर है, इस AB पर पॉइंट ले रखा है D, BC पर पॉइंट ले रखा है E और इस पर पॉइंट ले रखा है F, ये पॉइंट ले रखे, ठीक है। चलो फिर इसने कहा भुजा AE मतलब A को और E को मिला AE बना दिया, और एक BE भी बनाए, सॉरी BF बनाएगा, और ये क्या है CD है, ये CD है। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट O आ गया, A और रेशियो OE दे रखा 5:4, ये और ये दे रखा 5:4, ठीक है, ये 5 और 4 है। तो मुझे बताओ कि यहाँ A पर और E पर वेट का रेशियो क्या 4:5 होगा क्या, क्योंकि AO और OE का रेशियो 5:4 है, तो क्या वेट का रेशियो 4:5 होगा, मतलब वेट जो भी मानेंगे उसे 4:5 में तोड़ना होगा, इस पॉइंट पर वेट मानेंगे। CO और OD का रेशियो दे रखा है, ये CO है, ये OD है, CO और OD का रेशियो दे रखा है, CO का 3 है और ये 2 है, मतलब 3:2 दे रखा है। मुझे बताओ कि यदि CO और OD का रेशियो 3:2 है, तो क्या पॉइंट C पर और पॉइंट D पर वेट का रेशियो 2:3 होगा क्या, देखो 6 और ये भी 6, 2:3 होगा। मतलब हमें
इस पर टोटल वेट तो कितना, यहाँ पर टोटल इनके हिसाब से, इस सी और डी के हिसाब से यहाँ पे टोटल वेट 5 लेना है, और ए और ई के हिसाब से यहाँ पे टोटल वेट कितना लेना है, ये 4 और 5 9 लेना है। मतलब टोटल वेट ऐसा लें कि जो टोटल वेट हमारा 5 से भी जिसमें भाग पूरा का पूरा 5 का भी चला जाए और 9 का भी चला जाए। तो मैंने मान लिया कि टोटल वेट जो है कितना लें दोस्तों, टोटल वेट जो है मैंने मान लिया टोटल वेट 45 है, क्योंकि 5 4 9 और 3 2 5 तो 45 मान लिया। अब 5 और 4 में, सॉरी 4 और 5 में 45 को तोड़ूं तो 4 और 5 टोटल कितना 9, 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 45 मान लिया, तो यहाँ पे वेट ई पर कितना हो गया है 25 और ए पर कितना आ गया है 20। आप बताओ कि यदि आप इस टोटल सी पर और डी पर टोटल वेट 2 और 3 में तोड़ रहे हो, 2 और 3 में मतलब टोटल वेट 45 है, 45 को 2 3 में तोड़ना है, तो 2 3 का मतलब 5, 5 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 18 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 27। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि बी और रेशियो ओ एफ बताओ, बी और रेशियो ओ एफ बताओ कितना होगा। बी और रेशियो मतलब ये और ये बताना है। आप ये बताओ दोस्तों, सी पर वेट है 18 किलोग्राम और ई पर वेट है 25 किलोग्राम, ये 18 है, टोटल 25 आ रखा है, तो क्या बी पर जो वेट होगा वो 25 माइनस का 18, 25 माइनस का 18 कितना 7 वेट होगा क्या, बिल्कुल होगा 7 वेट। चलो अब कौन सा पूछा आपसे, बी ओ रेशियो ओ एफ, कौन सा बी ओ ये है ओ एफ। एफ पर वेट बताना है, यहाँ पे 20 हो रखा है, यहाँ पे 18 हो रखा है, तो क्या एफ पर वेट 20 प्लस का 18 38 हो जाएगा क्या, सही क्या, 20 प्लस 18 38, एफ पर वेट 38 हो गया। मतलब यहाँ एफ पर 38 वेट है, यहाँ पर 7 वेट है, तो एफ पर और बी पर वेट का रेशियो क्या है 38:7, तो एफ पर और बी पर वेट का रेशियो 38:7 है। तो क्या मैं ये कहूँ कि इसका और इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मैं कहूँ कि भाई देखो यहाँ पे वेट 7 है, यहाँ पे वेट 38 है, तो वेट का अनुपात 7:38 है, वेट का अनुपात 7:38 है, तो क्या लेंथ का रेशियो 38 और 7 होगा क्या, क्योंकि वेट के रेशियो को पलट देंगे। तो मुझे ये बताओ दोस्तों बी ओ और ओ एफ का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे 38:7 होगा। ये क्वेश्चन का आंसर है। एफ पे वेट 38, इस पर वेट कितना 7, तो इस पर 7 वेट है, इस पर 38 वेट है, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा 38:7 आ जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। मुझे बताओ कि कुछ भी ज्योमेट्री लगानी पड़ी क्या यहाँ पे, भाई यदि आपने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी है, एंगल बाइसेक्टर नहीं पढ़ा, मीडियन नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी लगाना पड़ा यहाँ पे, आपने मास पॉइंट ज्योमेट्री से क्वेश्चन को कर दिया है। तो साइडों के रेशियो हों, कोई भी वर्टेक्स से लाइन आ रखी उसके कुछ भी रेशियो हों, तो उस अकॉर्डिंग हम लेंथ को बांट सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम आज की क्लास का करते हैं। देखो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने डाल दिए हैं कि एक त्रिभुज एबीसी में डी ई और एफ भुजा बीसी सी ए और एफ बी पर हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल दे रखा है, ये एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, ट्रायंगल का नाम है। इसने कहा बीसी पर कोई भी पॉइंट डी है और सी ए पर कोई भी पॉइंट ई है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट एफ है। ठीक है, ए को डी को मिला दिया, बी को और ई को मिला दिया और सी को और एफ को मिला दिया, और ये कह रहा है कि तीनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये ओ आ गया। अब कह रहा है बी डी और सी डी का रेशियो 3:5 है। कौन सा है बी डी, ये बी डी और सी डी का रेशियो। भाई इसका और इसका जो रेशियो वो 3:5 है। यदि रेशियो 3:5 है तो सी पर वेट और बी पर वेट, यदि इनका लेंथ का रेशियो 3:5 है तो क्या इस पर वेट 5 और इस पर वेट 3 आ जाएगा, 15। ठीक है, तो वेट का रेशियो 5:3, मतलब बी पर सी पर वेट क्या लेना है 5 और 3 के रेशियो में लेना है। ए और इसी, ए कौन सा है, ए और इसी, ए और इसी पर जो वेट है, ए और इसी की लेंथ का रेशियो 2-3 दे रखा है। तो क्या इनकी लेंथ का रेशियो 2-3 है तो क्या इस पर ए पर वेट और सी पर वेट, ए पर वेट और सी पर वेट का रेशियो 3-2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सी पर वेट 2 के हिसाब से भी लेना है और 3 के भी हिसाब से लेना है। तो मान लिया कि सी पर जो वेट है वो मैंने मान लिया 6 किलोग्राम। सी पर वेट यदि 6 किलोग्राम है
सी पर वेट यदि 6 किलोग्राम है, आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा एएफ और डीएफ बताओ। ये एएफ है और ये डीएफ है। आपको ए पर वेट पता चल जाए और इस पर वेट पता चल जाए तो क्या आप इसका मतलब निकाल सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया दोस्तों, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। देखो इसी से कर लेते हैं कि भाई इस BD और CD की लेंथ का रेशियो 3:5 है, तो इसका वेट का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे वेट यदि मान लिया मैंने कि भाई यहाँ पे वेट है 6, इसका मतलब 3 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 2 है। यहाँ पे वेट मैंने क्या मानना है, 6 मानना है, ये थोड़ा सा 6 है। देखो C पर वेट कितना है, 6 मान लिया तो 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, मतलब यहाँ पे वेट पता चल गया कितना है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे वेट 10 है। अब आपको ए पर वेट पता करना है। अब मुझे बताओ कि AE और CE का रेशियो क्या था, AE और EC का रेशियो 2:3 था, 2:3 था। तो क्या इस पर वेट और इस पर वेट, देखो लेंथ का रेशियो 2:3 है तो इस पर वेट और इस पर वेट का जो रेशियो वो 3:2 बनेगा। और 2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 की वैल्यू 6 है। इस रेशियो के हिसाब से 2 की वैल्यू क्या, यहाँ सॉरी हाँ 2 की वैल्यू क्या है 6, तो 1 की वैल्यू कितने बनेगी 3, 1 की वैल्यू 3 है। तो क्या यहाँ पर जो वेट है वो वेट 3 आएगा, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वेट कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे वेट 9 आएगा क्या दोस्तों, यहाँ पे 9 वेट है, यहाँ पे वेट कितना है 10। तो मुझे बताओ कि ए पर और बी पर जो वेट का रेशियो 9:10 है, तो यदि 9:10 वेट का रेशियो है तो मुझे बताओ कि क्या एएफ और बीएफ का रेशियो क्या होगा। एएफ और डीएफ कहाँ से बोल दिया इसने, एएफ और डीएफ, एएफ और डीएफ नहीं भाई, एएफ और बीएफ होगा, ये डीएफ नहीं है भाई। डी बीसी पर पॉइंट डी है और CA पर पॉइंट कौन सा है, E है और ये F है। तो AF और DF का रेशियो पूछेगा, AF और BF का रेशियो पूछेगा। तो आप थोड़ा सा इसका करेक्शन कर लेना भाई, ये पूछा आपसे AF और BF का रेशियो पूछा है, तो AF और BF का रेशियो क्या जाएगा, A पर वेट 9 है और B पर वेट कितना है 10, तो A पर वेट और इस पर वेट का रेशियो 9:10 है। तो इसका मतलब AF और AF रेशियो BF क्या होगा, तो आप कहोगे वेट का रेशियो 9:10 है तो लेंथ का रेशियो 10:9 होगा। सही है, देख लेना कोई भी करेक्शन हो ये इसमें BF होगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये करेक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइपिस्ट ने कर दिया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन है AO और OD का रेशियो बताओ। AO और OD का रेशियो बताओ। दोस्तों यहाँ पे वेट 6 है, यहाँ पे वेट 10 है, तो क्या D पर जो वेट है वो टोटल वेट 16 है क्या, ये 6 है वेट, यहाँ पे 10 है तो ये 16 आ गया। A पर वेट कितना है 9, तो मुझे बताओ A पर वेट 9 है और D पर वेट 16 है। तो A पर वेट 9 है और D पर वेट 16 है, तो मैं आपसे कहूँ कि आपको वेट नहीं पूछना, आपको ये बताना AO और OD का रेशियो क्या होगा। तो आप कहोगे कि A पर वेट 9 है और D पर वेट 16 है, तो वेट यदि 9 और 16 में है तो लेंथ 16 और 9 में होगी, तो लेंथ का रेशियो 16:9। समझ गए मेरी बात को। ये मास पॉइंट ज्योमेट्री थी, मतलब आपने ज्योमेट्री कभी पढ़ी भी नहीं है तो भी ये यदि साइडों के रेशियो वगैरह कि भाई कोई भी सीवेंस आ रही है उसका रेशियो बताओ, कोई भी सीवेंस किसी साइड पर आई है, सीवेंस किसी साइड पर आई है उसका रेशियो बताओ, तो आप मास पॉइंट ज्योमेट्री से रेशियो निकाल सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, C पर वेट मैंने 6 ज्यूम किया, तो इस रेशियो के लिए 3 और 5 के लिए ये 3 और ये 5 बनेगा, तो 3 की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और जब मैंने इसको देखा 2 और 3 का रेशियो देखा, तो मुझे पता है कि 2 और 3 का यदि रेशियो है, वेट लेंथ का रेशियो 2:3 है, तो वेट का रेशियो 3:2 आएगा, 3 हाँ सही है, 2:3 है तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। तो यहाँ पे जो 6 वेट है वो 2 की वैल्यू बन गई, 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी बनेगी 9। यहाँ पे वेट 9 आ गया, यहाँ पे वेट 10 है, तो इसका रेशियो बता दो, तो आप कहोगे सर 10:9 रेशियो आ जाएगा। आपसे पूछा AO और OD का रेशियो बताओ, तो A पर वेट देखो 9 है, D पर वेट कितना होगा, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, तो D पर वेट कितना है 16। तो AO और OD पर A पर वेट 9 है और इस पर वेट 16 है, तो वेट 9-16 में है, तो लेंथ का रेशियो 16 और 9 आएगा। ठीक है, फिर भी कोई भी यदि करेक्शन हो, ये छोटे मोटे करेक्शन आ जाते हैं भाई, इसकी वजह से हमारे कंसेप्ट खराब नहीं होने चाहिए।
हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने मास पॉइंट ज्योमेट्री पहली बार पढ़ी हो, तो वो स्टूडेंट बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, बार बार देखोगे, पॉज कर करके देखोगे, ज़रूर समझ में आएगा। मैंने बहुत बेहतरीन आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कुछ भी गलती हो सकती है, कुछ भी छोटी मोटी गलती हो सकती है, तो आप लोग अच्छे से उसको बार बार देखें, समझें। तो दोस्तों बात यह है कि ट्राइंगल की ज्योमेट्री ख़त्म हो चुकी है, पूरा ट्राइंगल मैंने आपको करवा दिया है, पूरे ट्राइंगल की थ्योरी खत्म कर दी है। अब इसके क्वेश्चन आगे करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट से लगाते रहेंगे। जैसे मैंने बताया था कि भाई हम 4-4 और 2 के प्रैक्टिस सेट लेंगे, तो वो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन उसके बीच में पहले सीपीयू का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब कल से जो क्लास होगी वो हमारी अर्थमेटिक की होगी। और आज के लिए इतना ही, ज्योमेट्री में ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। और जैसे मैंने बताया कि भाई अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।